Hey students, welcome back. I am CA Pramod Patipadi and you are watching CA Financial Reporting Classes. चलो इंड एस 116 का हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट हमने कवर कर लिया. अब छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट है विच आर नॉट मोर रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स, मतलब एग्जाम्स के लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिशनल प्रोविजंस पढ़ने वाला है, जिसमें वी विल अंडरस्टैंड कि इंड एस 17 से हम इंड एस 116 में कैसा ट्रांजिशन किया था. इनिशियली मतलब इंडेस 17 पहले होता था, अब क्या है, अब इंडेस 116 है. और पूरे जो कंपनीज है आज के दिन में सारे जो है ना 116 फॉलो कर रहे हैं. तो इंडेस 17 कोई फॉलो नहीं कर रहा है. पहले इनिशियली जब इंडेस 116 आया था उस टाइम पे कैसा ट्रांजिशन करना चाहिए वो प्रोविजंस अपने को दिया था इंडेस 116 में. तो वही सेम अपने को पढ़ना है आज. अदरवाइज इफ आई वुड से जो अपना मेजर पार्ट which is important for the exams have been completed and have been uploaded on the YouTube. You can go and watch there. ठीक है, तो इसका जो प्रोविजन है ये पढ़ लेते हैं. इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी है मॉड्यूल में, वो सॉल्व कर लेते हैं. उसके बाद एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं. देन वी आर डन विद इंड एस 116. राइट, चलो. तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस है क्या सर? ट्रांजिशनल प्रोविजंस ये है जहां पे अपना इनिशियल समझो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल से बताता हूं तुम्हें, और ये भी अच्छे से ही समझेंगे. ऐसा नहीं कि हम even if it is not important then we'll understand properly. चलो, just a minute. चलो, ट्रांजिशन प्रोविजंस. अब ट्रांजिशन प्रोविजंस में है क्या सर? समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है. पीपी लिमिटेड के बुक्स में, पीपी लिमिटेड के बुक्स में अर्लियर ही हैड अ क्या बोलते हैं, एक असेट आरओयू असेट है और लीज लायबिलिटी है इसके बुक्स में. वो इनिशियली मेजर किया था एज पर इंड एस 17. इनिशियली मेजर किया था एज पर इंड एस 17. अब जब इंड एस 17 से जब मेजर किया होगा फिर उसके बाद अपने पास आ गया इंड एस 116. राइट, उसके बाद अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया इंड एस 116, जहां पे द मेजोरिटी ऑफ चेंजेस वर इन द बुक्स ऑफ लेसी. राइट, मेजोरिटी ऑफ चेंजेस किस में था? लेसी के बुक्स में था. तो जब लेसी के बुक्स में मेजोरिटी ऑफ चेंजेस है तो फिर यहाँ पे इंड एस 17 के हिसाब से जो कैरिंग अमाउंट था क्या वही कैरी करना चाहिए, या इंड एस 17 के हिसाब से जो कैरी अमाउंट था उसके बेसिस में अपने को न्यू जो है ना रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी कंप्यूट करना चाहिए. ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर प्रोविजंस में बताया है. ये सारी चीजें किसमें? इस पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है दैट इज ट्रांजिशन प्रोविजंस, इसमें बताया है. राइट, देखो. इफ लेसर एंड लेसी already have a lease contract in the books under Ind AS 17 on the date of application of Ind AS 116, then we would have to adjust the balances of Ind AS 17 to Ind AS 116 under the transition provision. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले चीज है यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोविजन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग इज अंडर इंड एस 17 फॉर लेसीज. लेसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मेजर अकाउंटिंग चेंज किसमें आया? इंड एस 17 में, और सॉरी इंड एस 116 में फॉर द लेसीज ओनली. राइट, इंड एस 116 में लेसीज के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस है, मतलब 17 में अलग है और 116 में अलग है. सर वही पूछो तो लेसर की अगर बात करें हम, लेसर के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. यानी क्या, लेसर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना चेंजेस नहीं है. लेसर के लिए इट इज सिंपल, उसको फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई करना होगा. अदरवाइज अगर लेसी के बुक्स में देखें तो इनिशियली हम अलग करते थे इंड एस 17 में, अब जाके हम अलग करते हैं जहां पे आरओयू और लीज लायबिलिटी कंपल्सरी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द एग्जम्प्टेड लीज. राइट, तो यहाँ पे इंड एस 17 से कैसा ट्रांजिशन करना है फॉर द लेसी इन द ऑपरेटिंग लीज स्पेसिफिकली, इन दी ऑपरेटिंग लीज स्पेसिफिकली, तो कैसा करना चाहिए? इफ द लीज इज एग्जेम्प्टेड लीज, अगर एग्जेम्प्टेड लीज है तो छोड़ो, उसका कुछ करना नहीं है.
उसको कुछ ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 16 में भी एग्जम्प्टेड माना जाएगा, या 16 में ही एग्जम्प्टेड है तो छोड़ो, उसको कुछ ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं है। इफ लीज इज नॉट एग्जम्प्टेड लीज, मतलब अपना एग्जम्प्टेड लीज नहीं है, इंटरेस्ट मॉडल फॉलो करना है, तो फिर उस केस में फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और मॉडिफाइड अप्रोच है अपने पास, जहां पे मॉडिफाइड अप्रोच में दो अल्टरनेटिव है। फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं सर, हम जो ये लीज लाइबिलिटी है वो इनिशियल डेट से हम कंप्यूट करते हैं, इन द सेंस, नहीं समझा सर? समझो, यहाँ पे ट्रांजिशन जब हुआ था ना, ट्रांजिशन वाज ऑन 1 अप्रैल। अपने पास पहला है फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, राइट? फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ये अपना पहले वाला चीज है, जिसमें अगर मैं तुम्हें ये बता दूं ऐसा टाइमलाइन पे, समझो मेरा लीज यहां से चालू हुआ 1 अप्रैल 2017 में, यहाँ पे मेरा 1 अप्रैल 2019 में खड़ा हो, 1 अप्रैल 2019 में, और यहाँ पे मेरा लीज खत्म होने वाला है समझो 31 मार्च समवेयर अराउंड 2023, राइट? 5 साल का लीज है। अब क्या होगा, यहाँ से मेरा यहाँ तक 1 अप्रैल तक, यहाँ पे तो मेरा इंडिया 17 तो लग रहा था ना, ईयर इंडिया 17 लग रहा था, बरोबर? फिर यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे इंडिया 16 लगाना पड़ेगा, राइट? इंडेस 116, सॉरी 16 नहीं, इंडेस 116 लगाना पड़ेगा। तो इसका ट्रांजिशन कैसा देखे, तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच क्या बोलता है, सिंपली क्या करो, तुम्हारा लीज लाइबिलिटी एज पर 116 तुम्हारा लीज लाइबिलिटी कितना होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ही कंप्यूट कर लो, मतलब इस दिन में खड़े हो तुम, बराबर, बट इनिशियली 1 अप्रैल से तुम्हारा कितना आना चाहिए वो कंप्यूट कर लो, ठीक है? यानी क्या, समझा नहीं सर? तो अगर यहाँ पे तुम खड़े हो, एक मिनट अच्छे से निकालने दो, यहाँ पे तुम खड़े हो, तो इंडिया 16 क्या बोल रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं, इंडिया 6 सॉरी इंडिया 116 क्या बोलता है ट्रांजिशन प्रोविजन में, कुछ नहीं, तुम क्या करना है, तुम देख लो, एज पर 116 तुम्हारा जो लीज लाइबिलिटी है कितना आना चाहिए फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट कितना आना चाहिए। समझो यहाँ पे मेरा लीज लाइबिलिटी है, सॉरी लीज लाइबिलिटी नहीं, मेरा लीज पेमेंट्स है 50,000 पर ईयर, राइट? टर्म कितना है लीज टर्म 5 साल है, एंड मेरा इम्प्लिसिट रेट, अपना इम्प्लिसिट रेट से ही करते हैं ना हम, इम्प्लिसिट रेट है समझो 10%, तो इसकी बेसिस पे तुम कंप्यूट कर लो लीज लाइबिलिटी क्या आना चाहिए, ठीक है सर? यहाँ तक कंप्यूट कर लो, तुम्हारा जो इंडिया 17 है ना वो भूल जाओ अभी के लिए, इंडिया 17 का जो भी था तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट लीज लाइबिलिटी भूल जाओ, उसको कुछ करना नहीं है। इस पर एज पर इंडिया 116 कितना आना चाहिए था वो इंडिया 17 117 को ऑन द डे 1 कमेंसमेंट डेट में कंप्यूट कर लो। वो कंप्यूट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंप्यूट पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी, फिर नेक्स्ट स्टेप प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल, एंड आरओयू डेप्रिसिएशन टेबल, राइट? आरओयू डेप्रिसिएशन टेबल और अमोर्टाइजेशन टेबल करो, ठीक है? यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद देखो देखो कि यहाँ पे जो लीज लाइबिलिटी है और मेरा आरओयू है, इन दोनों का डिफरेंस एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, यानी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन इन द सेंस ये वाला ऑन 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पे क्या हो रहा है, एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन कितना है मेरा लीज लाइबिलिटी, कितना है क्लोजिंग बैलेंसेस, और मेरा यहाँ पे आरओयू कितना है, इन दोनों का डिफरेंस तुम क्या करो, तुम्हारा जो है ना पीएनएल में, पीएनएल सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, देखो आराम से समझो तुम लोग, कंप्यूट बाबू, कंप्यूट लीज लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस एंड आरओयू closing balance as on the date of transition
एंड डिफरेंस जो भी है, डिफरेंस बिटवीन लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तरीका दिया है जिसमें हम ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम इंड AS 17 टू 116। सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे आराम से तुम समझोगे ना, समझेगे इन द सेंस तुम्हें सिर्फ ये फ्लो समझना है। फ्लो क्या है सर? फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम कंपैरेटिव्स को भी अपडेट करते हैं, राइट? कंपैरेटिव्स इन द सेंस पिछले साल को भी अपन अपडेट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन तुम खड़े हो 1 अप्रैल 2019 में, तुम 1 अप्रैल यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास सारे डिटेल्स होंगे, लीज पेमेंट्स होगा, फिर नंबर ऑफ इयर्स लीज टर्म होगा, फिर उसके बाद उसका इम्प्लिसिट रेट पता होगा। इसके बेसिस में ऑन दी कमेंसमेंट डेट तुम बोलोगे सर हम तो 2019 में 17 का कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना यार, 17 का पूरा डिटेल्स है तुम्हारे पास, तो फिर तुम कर सकते हो। लीज का कॉन्ट्रैक्ट तो 1 17 को भी बना ना, 1 अप्रैल 17 को ही बना है, तो 1 अप्रैल 17 को तुम्हारे पास लीज कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस में तुम लीज लाइबिलिटी कंप्यूट कर लो, यानी क्या, प्रेजेंट वैल्यू में पुल कर लो पूरा पेमेंट्स को। वो पुल करने के बाद तुम चेक करोगे कितना अपना ये है लीज लाइबिलिटी। उसके बाद फिर बनाओ अमोर्टाइजेशन टेबल और आरओयू डेप्रिसिएशन टेबल, हम जो नॉर्मली करते हैं, राइट? ये दोनों बना लिया। फिर उसके बाद एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, अभी तुमको क्या है 17 से 16 में लाना है ना, तो तुम एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन तुम्हें क्या करना है, आरओयू का डेप्रिसिएशन जो भी आरओयू का बैलेंस कितना बचा है और लीज लाइबिलिटी मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर दिया देन तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया टू 116। तो इसका जर्नल एंट्री कैसा रहेगा देखो, ROU asset account debit to लीज लाइबिलिटी और जो भी डिफरेंस रहेगा वो रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा। ठीक है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें अपना फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में। इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन है आई गेस। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 46, ट्रांजिशनल अप्रोचेस। चलो सॉल्व करें इसको, आ जाओ। रीड कर लेते हैं पहले आराम से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या हुआ इसको, जस्ट अ मिनट, आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं आराम से। अ रिटेलर लेसिया लेसी है एंटर्ड इनटू अ 3 ईयर लीज ऑफ रिटेल स्पेस बिगनिंग एट 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 को उसने लीज में एंटर किया with 3 year annual lease payments of 2 lakh due on 18, 19 and 20। ठीक है सर, तो फिर यहाँ पे 3 अपना लीज टर्म है, यानी 3 इयर्स का लीज टर्म है जहाँ पे अपना लीज पेमेंट्स आर ड्यू ऑन 18, 19 and 20। द लीज इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज अंडर इंडिया 17। तो लीज क्लासिफाई हुआ था ऑपरेटिंग लीज अंडर इंडिया 17। ओके, the retailers initially applies Ind AS 116 for the first time in the annual period beginning 1st April 2019। तो 1st अप्रैल 2019 को स्टार्टिंग में ये Ind AS 116 अप्लाई करना चाहता है। द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, मतलब इनिशियल एप्लीकेशन इन द सेंस जहाँ पे अपना ट्रांजिशन डेट है, ट्रांजिशन डेट कब हो रहा है 2019, वो 10% है। एंड एट द कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज इज 1 अप्रैल 2017 जो है वो 12% है। ओके, द ROU asset is subject to straight line depreciation over the period of lease term। Assume that no practical expedite are elected, the lessee did not incur initial direct cost, there was no lease incentives and there were no requirements for the lessee to dismantle and remove the underlying asset।
restore the site on which it is located or restore the underlying asset to the conditions under the terms and condition of the lease. What would be the impact for the lessee using the following transition approaches? Full retrospective approach. तो यहाँ पे फुल अपने को दो तीन तरीके से सॉल्व करना है. इसको पहले करना है अपने को फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच से, सेकंड अपने को करना है मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच. इसमें अपने को अल्टरनेट वन से सॉल्व करना है, अल्टरनेटिव वन. और थर्ड मुझे सॉल्व करना है मॉडिफाइड, सेम रहेगा मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच. यहाँ पे होगा सिर्फ अल्टरनेटिव टू विच इज वेरी सिंपल वन. ठीक है, ये तीन मेथड से अपने को सॉल्व करना है. चलो लेट्स सॉल्व. तुम्हें समझ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन चाहो तो रीड कर सकते हो आराम से. इफ यू वांट यू कैन पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन. अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है सर, द रिटेल स्पेस फ्रॉम 1 अप्रैल बिगनिंग. अपना स्टार्ट डेट क्या है? कमेंसमेंट डेट. कमेंसमेंट डेट इज 1 अप्रैल 2017. ओके. सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे मेरा ट्रांजिशन डेट, अभी जो ट्रांजिशन डेट हुआ है दैट इज न्यू इंड एस वाज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. तो वही मेरा ट्रांजिशन डेट होगा. ठीक है. फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे दो मेरा पास इम्प्लिसिट रेट्स है, एक है 10% और दूसरा वाला है 12% का. ओके. फिर आरओयू जो है वो डेप्रिशिएट होगा बेस्ड ऑन दी, क्या बोलता है, बेस्ड ऑन एसएलएम बेसिस. अब यहाँ पे अपने को पहले सॉल्व करना है फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच. अब फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में यानी क्या, मैं पहले से यानी क्या फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट मैं एडजस्टमेंट करते आऊंगा. फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट मैं एडजस्टमेंट करते आऊंगा. तो उसके लिए क्या करना है सर? उसके लिए पहले तो मैं बोला कि कंप्यूट कर लो अपना लीज लायबिलिटी. राइट, कंप्यूट कर लो अपना लीज लायबिलिटी. पहले होगा कंप्यूटेशन ऑफ लीज लायबिलिटी या फिर पीबी ऑफ लीज पेमेंट्स. क्या क्या है बताओ? अपने पास ईयर्स है जिसमें अपना स्टार्टिंग हो रहा है 31 मार्च, या फिर मैं ऐसे लिखूँ डायरेक्टली 2018, 2019, 2020. अपने पास पेमेंट्स है. यस सर, पेमेंट्स है अपने पास. कितना है पेमेंट्स बताओ? पेमेंट्स है अपने पास 2 लाख का. 2 लाख है एवरी ईयर. राइट. अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है दैट पीवीएएफ किससे कंप्यूट करेंगे. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज्ड कि सर हमें जो है ना, जो प्रोविजनल डेट है, मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है उस डेट का अपने को ये देना है ना, इंटरेस्ट रेट. नहीं, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम जो है ना कमेंसमेंट डेट से एडजस्टमेंट कर रहे हैं. यानी क्या, हम ऐसा मानेंगे, जो लेसी है वो ऐसा मानेगा कि मेरा जो है ना जो लीज लायबिलिटी है वो इंड एस 116 से ही कंप्यूट हुआ है फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट. तो कमेंसमेंट डेट का जो भी प्रोविजन है वही लगाएंगे हम. तुम समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कमेंसमेंट डेट है वही से मेरा मतलब 17 को भूल जाओ, तुम इंडिया 17 को भूल जाओ, 116 को याद रखो. और डेट ऑफ ट्रांजिशन में अपने को जो डिफरेंस है बिटवीन आरओयू एंड द लीज लायबिलिटी विल बी एडजस्टेड इन रिटेन अर्निंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे कमेंसमेंट डेट में अगर मैं बोलूँ मेरा इम्प्लिसिट रेट कितना है, इम्प्लिसिट रेट है मेरा कमेंसमेंट डेट में 12%. तो 12% के बेसिस में कंप्यूटेशन करूंगा. तो देखो कितना आता है यहाँ पे. पीवीएफ फैक्टर आता है 0.8929, 0.7972 और ये आता है 0.718118. ठीक है. और यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा. डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा? 1,78,580. राइट. फिर उसके बाद आ जाएगा 1,59,440 और 1,42,360. इसका अपने पास टोटल बनेगा अराउंड 4,80,380 का. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं सर, ये हमने कंप्यूट किया अपना लीज लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट माय इंड एस 116 इज अप्लीकेबल फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट. ठीक है. यस सर. उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप वुड बी कंप्यूटेशन ऑफ लीज लायबिलिटी, या मैं बोलूं लीज लायबिलिटी शेड्यूल.
लीज लाइबिलिटी शेड्यूल। अब लीज लाइबिलिटी शेड्यूल में अपना अमोर्टाइजेशन टेबल बोल सकता हूँ ना इसको मैं। अमोर्टाइजेशन टेबल में करेंगे क्या सर? कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसमें हम अपना वो जो है ना अमोर्टाइजेशन टेबल, इंटरेस्ट लगाओ, पेमेंट करो, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालो, वो करेंगे हम। तो एट द एंड है तो अपना आ जाएगा ईयर, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा पेमेंट्स, एंड देन आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ईयर मेरा पास 1 है, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 480 380, राइट 480 है ना। हाँ, तो एक मिनट रुक जाओ। 480 380 बरोबर है, यस सर। इंटरेस्ट एट द रेट 12% लगाओगे, क्यों? क्योंकि अपना पीवी 12% के बेसिस में कंप्यूट हुआ। 380 into 12%, 57,646 अपना इंटरेस्ट आया। पेमेंट कितना करेंगे हम? 2 लाख का। तो अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा? अपना आ जाएगा 338,025, राइट। फिर उसके बाद अपना सेकेंड ईयर में 338,025 का ये रहेगा, इसके ऊपर 12% की रेट से अपना इंटरेस्ट लगेगा, तो ये आ जाएगा 40563। अपना 2 लाख का रीपेमेंट हो गया, तो मेरे पास क्लोजिंग बचा है 178,589। और थर्ड ईयर में सेम अपना ओपनिंग बैलेंस रहेगा 9 है ना, 589, और इसके ऊपर इंटरेस्ट वुड बी अराउंड 21411, ठीक है, और 2 लाख का पेमेंट हो जाएगा, अपना जीरो आ जाएगा। ये ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं बताऊं मेरा ट्रांजिशन डेट क्या है, ये वाला ट्रांजिशन डेट है, याद रखो, दिस इज माय ट्रांजिशन डेट। सेकेंड ईयर मेरा ट्रांजिशन डेट है, याद रखो, दिस इज माय ट्रांजिशन डेट। ओके, मैं लिखूं यहां पे, ये है मेरा ट्रांजिशन डेट, ठीक। इसके बाद आ जाएगा मेरा आरओयू का शेड्यूल। अब आरओयू का डिप्रिसिएशन शेड्यूल क्या रहेगा बताओ? ईयर रहेगा मेरा, ओपनिंग बैलेंस, डिप्रिसिएशन, फिर उसके बाद मेरे पास बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। ईयर मेरे पास 3 साल है, ओपनिंग बैलेंस है 430, क्या था यार, 480 ऐसा ही था ना, 380 है क्या, 380, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो, डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए होगा सर? डेप्रिसिएशन 3 साल के लिए होगा, तो डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा डेप्रिसिएशन 160127 का आ जाएगा, और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा बताओ? 320 254, तो 320 254, और यहाँ पे मेरा 60 127 का मेरे पास सेम आएगा, और डिप्रिसिएशन लास्ट में इतना बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस 160 127, और 160 127 वुड बी, और यहाँ पे सेम डेप्रिसिएशन आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना पूरा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, अपने को सेकेंड ईयर तक का ही कंप्यूट करना था। अब देखो देखो, तुमने कंप्यूट कर लिया, तुमने क्या कंप्यूट किया? फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, यानी क्या, पहले से मुझे करना है, फ्रॉम द डेट 1, पहले से ही मुझे सोचना है कि मेरा 116 अप्लाई हो रहा है। अब मैं आज के दिन, मतलब आज के दिन इन द सेंस ये 2019 है, ये 2019 है, और ये भी 2019 है, तो इन दोनों का देखूंगा, ट्रांजिशन डेट में देखूंगा मेरा लीज लाइबिलिटी कितना है, मेरा आरओयू कितना है। मेरा लीज लाइबिलिटी कितना है बताओ? मेरा लीज लाइबिलिटी है ये, बोलो मेरा आरओयू कितना है? सर मेरा आरओयू इतना है। अभी तुम्हें क्या करना है, जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है, यानी क्या, 116 में लेके आना है। ऑन 2019 अपना ट्रांजिशन हुआ है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली इन दोनों का डिफरेंस पकड़ लो और इसको रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर लो, तो ये अज्यूम हो जाएगा कि तुम्हारा जो है ना पूरा पिछले साल का जो भी है, पिछले साल का जो भी बैलेंस है वो भी एडजस्ट हो गया। इन द सेंस, समझा नहीं सर? तुम्हारा 17 का जो बैलेंसेस है वो भी एडजस्ट हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे देखो मेरा जर्नल कैसा आएगा,
आरओयू कितना है 320, 254, 2 लीज लाइबिलिटी अपना कितना है 330, 338, 025 बरोबर। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो 3202454 माइनस 338,025। तो यहाँ पे जो भी आएगा डिफरेंस दैट वुड बी माय रिटेन्ड अर्निंग जो है 17772। दिस वुड बी एडजस्टेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स। बस सिंपल है। ये हो गया अपना क्या बोलते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम प्रीवियस टू 17 टू 16 116 16 बोल रहा हूँ जो भी जहां पे भी 16 बोल रहा हूँ 116 ध्यान रखो ठीक है। यहाँ पे इतना ही करना है। तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में यही तरीका दिया है जहां पे तुम अपने लायबिलिटी जो भी आरयू है एंड लीज लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हो। अब इंडिया 17 में ना ऑपरेटिंग लीज इन द सेंस ऑपरेटिंग लीज में नॉर्मल चलता था प्रीवियस इसमें आई गेस जितना मुझे नॉलेज है इंडिया 17 का वहां पे यहाँ पे जो है ना आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे इन दी ऑपरेटिंग लीज राइट। तो उसके लिए फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में ये तरीका बताया। मतलब नहीं समझा सर। मतलब इंडिया 17 में अगर ऑपरेटिंग लीज लेसी क्लासिफाई कर रहा है तो उस केस में हम आरओयू और लीज लायबिलिटी नहीं रिकॉग्नाइज करते थे ठीक है। बट यहाँ पे आके इन दिस पर्टिकुलर 116 में हमें तो कंपलसरी है ना अपने जो लेसी के बुक्स में अनलेस एंड अनटिल इट इज एन एग्जम्प्टेड लीज हम क्या करते हैं आरओयू एंड लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं ठीक है बरोबर। इंडिया 116 में वही करते हैं यस सर। तो उसी के लिए बोला है उसी के लिए यहाँ पे फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम क्या करेंगे हम कंप्यूट करेंगे क्या कंप्यूट करेंगे सर पूरा का पूरा लीज लायबिलिटी और आरओयू फिर से स्टार्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट कंप्यूट करेंगे और उसके बाद जो मेरा जो डिफरेंस है बिटवीन ऑन द ट्रांजिशन डेट डिफरेंस बिटवीन लीज लायबिलिटी एंड आरओयू एसेट उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि मेरा जो है ना इंडिया 17 का बैलेंस ट्रांसफर हो गया इंडिया 116 में ठीक है। चलो इसके जर्नल एंट्रीज भी पूछा है तो जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट लिख दूं मैं 1 मिनट नोट लिख देता हूं। As per India's 116 नहीं एक मिनट देखो India's 116 is applicable for the financial year beginning from 1st April 2019। यही है ना 116 अपने को कब से एप्लीकेबल था 1st April 2019 से ही एप्लीकेबल था। Hence 19 and 20 is the first year of adoption and using full retrospective approach the comparative for 2018-19 needs to be restated and 1st April 2018 is taken as transition date फॉर एडॉप्शन। यानी मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है ना कंपैरेटिव भी एडजस्ट होगा। अब कंपैरेटिव एडजस्ट होगा इन द सेंस 2019-20 वाज द फर्स्ट ईयर व्हिच वाज एप्लीकेबल मतलब 116 वाज एप्लीकेबल इन 2019 एंड 20 बट उसका कंपैरेटिव क्या होगा 18-19 समझ रहे हो तुम 19-20 वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ एडॉप्शन उसका कंपैरेटिव मेरा 18-19 होगा तो फिर 18-19 वुड बी कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन डेट ठीक है। बस इतना एक छोटा सा नोट था कि यहाँ पे अपना कंपैरेटिव है 18-19 है ओके। चलो आगे देखते हैं आगे अपने को क्या सॉल्व करना है अपना यहाँ पे
एंट्रीज जो भी अपना फर्दर एंट्रीज रहेंगे वो। अब फर्दर एंट्रीज क्या होंगे सर? फर्दर एंट्रीज यहाँ पे मैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज करूंगा और पेमेंट रिकग्नाइज करूंगा और आरओयू का डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज करूंगा, सिंपल। तो देखो जर्नल एंट्रीज सब्सिक्वेंटली, पहले मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, टू लीज लाइबिलिटी। इफ यू वांट यू कैन मूव, मतलब 1.5 में रख के देख सकते हो क्योंकि ये सोल्यूशन वाला पार्ट है, ये ऑलरेडी तुम्हें पता है। तो देखो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फर्स्ट वाला पार्ट होगा 40563, 40563, 40563, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट हो जाएगा ना, तो लीज लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक, कितना होगा? 2 लाख का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? इंटरेस्ट लीज लाइबिलिटी। फिर उसके बाद आरओयू का डेप्रिसिएशन, टू आरओयू कितना है डेप्रिसिएशन? देखो 160127, 160127, 160127, 160127, ठीक है। और अपना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को और डेप्रिसिएशन को उठा लो और पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। कैसे करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, राइट। तो मेरा पीएनएल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना है मेरा? 563 प्लस मेरा 160 127, तो पूरा का पूरा पीएनएल में जाएगा 200690 और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 40 563 और 160127, ठीक है। दिस वुड बी फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए भी अपना सिमिलर काइंड ऑफ एंट्रीज होंगे दैट यू कैन सॉल्व एट होम, ठीक है। दिस वाज अबाउट आर दी फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, जहां पे हम क्या करते हैं, हम जो है ना लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं फ्रॉम द डे 1 एंड डे 1 के बेसिस में, फिर ट्रांजिशन डेट में हम जो भी डिफरेंस बिटवीन आरओयू एंड लीज लाइबिलिटी है उसको हम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे जो है ना फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच सबसे इजी वाला है, अगर एग्जाम में आता है, इन केस इफ इट कम्स इन एग्जाम, तो फिर तुम्हें क्या करना है? सिंपली तुम्हें क्या करना है, लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करो, अपना नॉर्मल जो कंप्यूटेशन करते हैं वैसे ही लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करो, आरओयू का शेड्यूल बनाओ और अपना लीज लाइबिलिटी का शेड्यूल बनाओ, और जो डेट ऑफ ट्रांजिशन है दैट इज 1 अप्रैल होगा ऑब्वियसली, जो भी डेट ऑफ ट्रांजिशन है वही डेट ऑफ ट्रांजिशन के केसेस में अपना आरओयू देख लो कितना है और लीज लाइबिलिटी देखो कितना है, और दोनों का डिफरेंस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर लो। दैट मींस यू हैव ट्रांसफर्ड ऑल योर बैलेंसेस फ्रॉम 17 टू 116, बस खत्म। यही है मेरा फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। चलो चलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड। हमने फर्स्ट मेथड कर दिया फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, अब देखते हैं सेकंड मेथड कैसे करना है। मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, अपने पास दो अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेटिव 1 इन अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 और 2 क्या है वो समझते आ जाओ। तो यहाँ पे हमें देखना है सेकंड वाला पार्ट, दैट इज मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। इसमें हम देखेंगे अल्टरनेटिव 1। चलो इसमें होता क्या है सर, इसमें कुछ नहीं, जो हमने फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में जो मेथड फॉलो किया था, यानी क्या, हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करना है फ्रॉम द डे 1, ठीक है, हमारा डे 1 से ही कमेंसमेंट डेट से ही कंप्यूट करेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे द मेजर डिफरेंस इज दैट हम जो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में ना, हम कमेंसमेंट डेट का हम ये ले लिए, क्या, डिस्काउंटिंग डेट। जो डिस्काउंटिंग डेट है हम कमेंसमेंट डेट का लिया था, राइट। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जो 12% है, 12% दैट वाज कमेंसमेंट डेट वाला, बट मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के इसमें हम क्या करेंगे, जो मॉडिफाइड रेट है अपना एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन ये वाला है 10%, उसके बेसिस में कंप्यूटेशन करेंगे। क्या है अल्टरनेटिव 1 में मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, अल्टरनेटिव 1 में सिंपली तुम क्या करोगे, जो हमने फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में फॉलो किया था सेम टू सेम वैसा ही फॉलो करोगे, बट यहाँ पे मेरा जो है ना डिस्काउंटिंग रेट वो चेंज होगा। चलो देखते हैं कैसे करना है, आ जाओ। सेम मेरा यहाँ पे पहले कंप्यूटेशन होगा लीज लाइबिलिटी
कंप्यूटेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी बरोबर। तो अपने पास क्या क्या है, ईयर्स है 1 2 एंड 3, फिर उसके बाद आ जाएगा पेमेंट्स 2 लाख, और यहाँ पे पीवीएफ फैक्टर है। अब पीवीएफ फैक्टर 10% के बेसिस पे लेंगे, ठीक है, 10% के बेसिस पे ले लेंगे। क्यों 10%? याद रखो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच पे हम क्या है एडजस्ट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजिशन डेट, मतलब 2019 से ही एडजस्ट करना चालू करेंगे, तो उसके लिए हम 10% ले रहे हैं। तो 1.10 डिवाइडेड बाई 1 2 3, अच्छा सॉरी 1.10 डिवाइडेड बाई 0.9091 1.8624 और लास्ट हो जाएगा 0.7513। और मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा बताओ? डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा 181,820, राइट, 165,280, 150,260, ये राउंड अबाउट आ जाएगा 497,360। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये वाला अपना हुआ लीज लाइबिलिटी वाला कंप्यूटेशन। सेकंड मेरे पास आ जाएगा शेड्यूल ऑफ लीज लाइबिलिटी। या फिर मैं बोल दूं यहाँ पे अमोर्टाइजेशन टेबल। अब अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनेगा बताओ? वही अपना नॉर्मल, तो ईयर रहेगा, ओपनिंग बैलेंसेस, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट, पेमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, वही है ना, सेम हम जो है ना, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है वही सॉल्व करते हैं, कुछ इशू नहीं है इसमें। इशू इन द सेंस कुछ चैलेंजेस नहीं होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंसेस मेरा कितना आएगा 497,360, राइट। इंटरेस्ट एट द रेट 10% है, तो यार अराउंड 49736 आ जाएगा ना, राइट। 2 लाख का पेमेंट हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस अराउंड 347,096 का आ जाएगा, 347,096, और इंटरेस्ट आ जाएगा 34709 या 9.6 आ जाएगा ना, 9.6 की जगह में हम 10 ले लेते हैं, राइट, 10, और मेरा 2 लाख का पेमेंट्स आ गया। ओके, तो ये आ जाएगा 181,806, तो 181,806 और इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 18,194 का, एंड मेरा 2 लाख का पेमेंट्स हो जाएगा, दैट वुड बी 0, ठीक है। अमोर्टाइजेशन टेबल बन गया। थर्ड मेरा बन जाएगा आरओयू। आरओयू का टेबल बनेगा ना, जिसमें अपना ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ईयर रहेगा, फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ईयर मेरा 1 2 एंड 3, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा 497,360, डेप्रीशिएशन 3 साल के लिए अपना नॉर्मल कंप्यूट होगा, नॉर्मल इन द सेंस अपना एसएलएम बेसिस में, तो एसएलएम के बेसिस में यहाँ पे मेरा डेप्रीशिएशन 165,786 का आएगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 331,574, ठीक है, 331,574, और यहाँ पे सेम डेप्रीशिएशन आ जाएगा, और यहाँ पे 165,786 आ जाएगा, 165,786, और यहाँ पे 165,786, और ये आ गया 0। अच्छा सर, ये तो हमने नॉर्मल अपना कंप्यूटेशन कर लिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है दिस वन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। अब क्या करना है सर? अब देखो तुम्हारा ट्रांजिशन डेट क्या है, ट्रांजिशन डेट है ये अपना सेकेंड ईयर वॉज द ट्रांजिशन डेट, राइट। सेकेंड ईयर में तुम्हारा लीज लायबिलिटी कितना है? नहीं, यहाँ पे सेकेंड ईयर नहीं है। सेकेंड ईयर क्यों नहीं है? देखो फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में सेकेंड ईयर क्यों माना था? सेकेंड ईयर क्या माना था फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में? ये वाला माना था। क्यों? क्योंकि ये 2018 एंड 19 है और 2019-20 हो गया थर्ड ईयर, बराबर। क्यों? क्योंकि हम फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम क्या मानते थे? हम मानते थे कंपैरेटिव ईयर से हमारा एडजस्टमेंट करना है,
राइट। बट यहाँ पे अपने को मॉडिफाइड अप्रोच में अपने को सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द प्रोविजन, मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन प्रोविजन जहां से हुआ है 1 अप्रैल 2019, तब से ही एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेरा डेट ऑफ ट्रांजिशन ये रहेगा, दैट वुड बी 2019 एंड 20। तुम समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे तो फिर से समझो। फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम क्या देखते हैं, हम कंपैरेटिव को भी एडजस्ट करते हैं। तो कंपैरेटिव अपना क्या है 18-19, राइट, एंड 19-20 वाज माय एक्चुअल ईयर, बराबर। 2019 और 20 वाज माय एक्चुअल ईयर। तो हमने कंपैरेटिव को भी एडजस्ट किया, राइट, ये हमने कंपैरेटिव को भी एडजस्ट किया, यानी क्या, दिस वाज 18-19। अगर तुम देखोगे ना 18-19, तो हमने कंपैरेटिव को एडजस्ट किया, उसके सेकेंड ईयर का बैलेंसेस लिया था। अब क्या है, मॉडिफाइड अप्रोच में हम सिर्फ थर्ड ईयर का कंपैरेटिव को एडजस्ट नहीं करेंगे। तो कंपैरेटिव को एडजस्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हम थर्ड ईयर का कंप्यूटेशन देखेंगे। तो थर्ड ईयर का कंप्यूटेशन में अगर देखोगे तो मेरा लीज लाइबिलिटी वाज दिस मच एंड मेरा आरओयू वाज दिस मच, बराबर। लीज लाइबिलिटी है इतना 181,806 और मेरा जो है ना आरओयू इतना है। तो डिफरेंस जाएगा मेरे रिटेन अर्निंग्स में, तो फिर मेरा बुक्स एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखो आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट, या फिर आरओयू डेबिट कर देता हूं। कितना है आरओयू बताओ? 165,786, ठीक है। टू लीज लाइबिलिटी, मेरा लीज लाइबिलिटी कितना है बताओ? मेरा लीज लाइबिलिटी है सर अराउंड 18,1806। तो डिफरेंस मेरा यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट कर देंगे। कितना आएगा बताओ? तो मेरे रिटेन अर्निंग्स में 16020 का एडजस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है, कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंजेस किया है बेस्ड ऑन थर्ड ईयर, ठीक है। बेस्ड ऑन थर्ड ईयर इन द सेंस हमने दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखा है, एक मेरा जो इंटरेस्ट रेट है, सेकंड मेरा थर्ड ईयर का बैलेंसेस ही एडजस्ट करेंगे, बचा हुआ बैलेंस को एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फर्दर अपना सब्सिक्वेंट जर्नल एंट्रीज क्या होगा बताओ? सब्सिक्वेंट एंट्रीज, तो सब्सिक्वेंट एंट्रीज क्या क्या होगा बताओ? एक मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वाला, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जस्ट अ मिनट, आ जाएगा, स्क्रीन आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बताओ कितना है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अपना सिर्फ थर्ड ईयर का होगा, ध्यान रखो, अपना सिर्फ थर्ड ईयर का होगा, एडजस्टमेंट थर्ड ईयर को ही करना है। तो मेरा 18,194 का है ना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थर्ड ईयर का, यस, टू लीज लाइबिलिटी 18,194, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपी होगा। सेकंड आरयू का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना है? 165,786 टू आरओयू 165,786। थर्ड मेरा पेमेंट वाला होगा, राइट, टू बैंक, कितना आएगा? 2 लाख, बस। दिस इज व्हाट दी मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अल्टरनेटिव 1 वुड बी, बस सिंपल है। सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, थर्ड ईयर को एडजस्ट कर दिया। फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम 18, 19, 19, 20 को भी करेंगे, ठीक है। ये है मेरा सेकंड वाला, मतलब सेकंड इन द सेंस मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में अल्टरनेटिव वाला 1, ठीक है, एकदम क्लियर है? यस सर। अगर मैं बोलूँ थर्ड वाला है, इसके थर्ड वाला इन द सेंस मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेटिव 2, इसमें कुछ नहीं है यार, बेफिक्र होकर तुम थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का बैलेंसेस कंप्यूट करो, थर्ड ईयर का बैलेंसेस इन द सेंस थर्ड ईयर में लीज लाइबिलिटी कितना आएगा वो कंप्यूट करो, और सेम आरओयू मान लो और उसी को रिकग्नाइज कर लो। यानी समझा नहीं सर? तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव
अप्रोच अल्टरनेटिव। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ कंप्यूटेशन नहीं होगा, कुछ कंप्यूटेशन इन द सेंस इनिशियल डेट से कोई कंप्यूटेशन नहीं होगा, हम डायरेक्टली थर्ड ईयर में ही जो भी एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर लेंगे। थर्ड ईयर में एडजस्टमेंट इन द सेंस ईयर यहाँ पे मेरा जो लीज पेमेंट्स है, या फिर मैं बोलूँ कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी में मैं करूंगा ईयर, तो ईयर 3 है ना मेरा, मेरा यहाँ पे पेमेंट्स कितने थे, 2 लाख। मेरा पीवीए फैक्टर कितना आएगा, 10% के रेट से आएगा, राइट, पर 10%, 12% से कुछ लेना देना नहीं है, वो कमेंसमेंट डेट में था। मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अल्टरनेटिव से जो मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन है उसी डेट को तुम कंप्यूट करेगा आरओयू और लीज लायबिलिटी। तो 10% के बेसिस में कितना आएगा बोलो, तो ये आ जाएगा अराउंड 9091, ठीक है। एंड मेरा पीवीएफ, सॉरी पीवीएफ नहीं, डिस्काउंटेड फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा बताओ, इंटू 2 लाख, ये आ जाएगा 181818, ठीक है। ये मेरा होगा लीज लाइबिलिटी। सेकंड क्या होगा मेरा, यही जो है ना, सेकंड कुछ नहीं रहेगा, डायरेक्टली ये जो अमाउंट आया इसी को तुम क्या करोगे, इसी को तुम लीज लाइबिलिटी मानोगे, दिस इज ओनली द लीज लाइबिलिटी, एंड यही मेरा आरओयू है और इसी के बेसिस में कंप्यूटेशन फर्दर होगा। तो कैसा होगा सर, तो मेरा जर्नल आ जाएगा जिसमें पहले मैं रिकग्नाइज कर लूंगा आरओयू असेट डेबिट, कितना है 1818 टू लीज लाइबिलिटी 1818, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट एंट्री हो गया ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। सेकेंड वाला क्या रहेगा, सेकेंड मेरा लीज लाइबिलिटी इसी के ऊपर, लीज लाइबिलिटी इन द सेंस मेरा जो इंटरेस्ट है और मेरा आरओयू है यही रहेगा, मतलब आरओयू तो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट कर लेंगे, डेप्रिशिएशन में तो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। देखो आ जाओ, तो मेरा सब्सिक्वेंटली मेरा इंटरेस्ट रिकग्नाइज करना है ना, तो यहाँ पे लिख दूं सब्सिक्वेंट एंट्रीज, शिट, जिसमें पहले एंट्री मेरा इंटरेस्ट का होगा, टू लीज लाइबिलिटी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू लीज लाइबिलिटी इन द सेंस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मेरा 18 कंप्यूटेशन करते हैं ना यहाँ पे अपन 181818 इंटू 10%, कितना आएगा बताओ 1818 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा अराउंड 18181, या 2 कर लो 18182, यही मेरा क्या हुआ 10% की रेट से मैंने इंटरेस्ट चढ़ा दिया। ओके, सेकेंड थिंग मेरा आरओयू रहेगा, आरओयू का डेप्रीशिएशन, तो पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन टू आरओयू, तो कितना है पूरा 181818, पूरा का पूरा डेप्रीशिएट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मेरा पेमेंट जाएगा, पेमेंट जाएगा इन द सेंस लीज लाइबिलिटी टू बैंक, 2 लाख और 2 लाख, बस खत्म। मेरा थर्ड वाला अप्रोच सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। क्या करेंगे वहां पे हम सिर्फ लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, वही मेरा आरओयू है, वही मेरा क्या बोलते हैं पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर ऑफ माई लीज कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे अमोर्टाइजेशन टेबल बनाऊं, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाऊं तो ईयर आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, ईयर मेरा 3 चल रहा है, ओपनिंग बैलेंस 181818, इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर जो हमने अभी कंप्यूट किया था एट द रेट 10%, जो 18182 था, राइट। पेमेंट्स मेरा 2 लाख आ जाएगा, पेमेंट मेरा 2 लाख, तो मेरा अल्टीमेटली मेरा क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 0, अल्टीमेटली मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, अगर मैं समरी वे में बताऊं, अगर समरी वे में बताऊं, समरी
summary of transition from Ind AS 17 to Ind AS 116। तो इसमें ना हमारे पास 3 मेथड है नॉर्मली। तो एक तो सबसे पहले फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले कंप्यूट करेंगे कंप्यूट लीज लायबिलिटी, सेकंड शेड्यूल ऑफ लीज लायबिलिटी, थर्ड मेरा जो है ना आरओयू का शेड्यूल बना देंगे हम, जो डिफरेंस इन कंपैरेटिव ईयर इन द सेंस एक साल पहले मेरा जो ट्रांजिशन डेट है, ट्रांजिशन डेट से एक साल पहले will be transferred to retained earnings। ये जाएगा मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है जी, ओके बराबर। यही है मेरा बाई का पेरा, सब्सिक्वेंटली चलता रहेगा। यहाँ पे मेरा रेट यूज्ड कितना है, रेट यूज्ड या फिर मैं बोलूं डिस्काउंट रेट, डीआर बोल देता हूं। यहाँ पे रेट ऑन कमेंसमेंट डेट वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला अप्रोच हुआ। मेरा सेकंड अप्रोच है मॉडिफाइड वाला। मॉडिफाइड में होता क्या है सर, मॉडिफाइड में ओनली एडजस्ट, यहां पे रेट यूज क्या है, रेट यूज्ड इज अपना रेट ऑन ट्रांजिशन डेट and only adjust after date of transition, डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद वाला ही एडजस्ट होगा। ठीक है, यूज सेम स्टेप्स एज फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ठीक है, फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के बेसिस में हम करेंगे। सेकेंड, सबसे लास्ट वाला क्या है मेरा, सबसे लास्ट है अल्टरनेटिव 2। ये मेरा मॉडिफाइड अप्रोच अल्टरनेटिव 2। अब अल्टरनेटिव 2 में हम क्या करेंगे, हम सिंपली compute lease liability after transition date and same would be, सेम मेरा ROU होगा। ठीक है, सेम would be ROU and follow एंड सेम वुड बी आरओयू, और सेम मेरा जो अमोर्टाइजेशन टेबल है और ये पूरा बनेगा। ये मेरा है ट्रांजिशन प्रोविजंस, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है यार। फर्स्ट फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में तुम क्या करोगे, मेरा जो कंपैरेटिव ईयर है उसको एडजस्ट करोगे, राइट। फिर उसके बाद सेकंड मेरे पास है मॉडिफाइड अप्रोच। मॉडिफाइड अप्रोच अल्टरनेटिव 1 में फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच जैसे किया था वैसे ही करेंगे, बट थर्ड ईयर को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन वाले बाद का एडजस्ट करेंगे। एंड थर्ड वाला इसमें हम सिर्फ जो डेट ऑफ ट्रांजिशन है उसके बाद वाला जो लीज लायबिलिटी है वो कंप्यूट करेंगे, उसके बेसिस में हमारा क्या होगा, आरओयू भी रिकग्नाइज होगा। ये मेरा है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अब एक और चीज़ है यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जहाँ पे 116 में हम क्या करते हैं, 116 में हम पूरा लीजेस का जो है, हम लीजेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये जो है ना लीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, या फिर मैं बोल सकता हूँ या लीजेस है या नहीं। इनिशियली 5 आइडेंटिफाइड एसेट, राइट टू कंट्रोल, ये सब चीज़ें देखा था ना हमने।
कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होना चाहिए लेसी को ही, ये सारा डेफिनेशन हमने पढ़ा था। और एक कॉन्ट्रैक्ट पे ये सारा डेफिनेशन लगाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, राइट। तो यहाँ पे इंडेस 17 में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं था, हम तो नॉर्मली बोलते थे कोई भी एसेट अगर लीज में ले लिया तो फिर उस केस में अपना क्या होगा, लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब ट्रांजिशन होगा फ्रॉम 17 टू 116, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे देखना होगा कि वेदर डेफिनेशन अप्लाई करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। जो इंडेस 116 है उसका डेफिनेशन अप्लाई करने की जरूरत है क्या, जो भी मेरा 17 का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे डेफिनेशन फिर से अप्लाई करके रीअसेस करे कि वेदर दी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। बट एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन इन सेंस जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे के पूरे जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे के पूरे लीज कॉन्ट्रैक्ट फिर से रीअसेस होंगे। समझा मैं ये क्या बोला। 17 में मेरे पास लीज कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ट्रांजिशन करना है 116 में। अब 116 में जब ट्रांजिशन करना है तो यहाँ पे 17 में जो भी लीज कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 16 में आने के लिए पहले 116 के यहाँ पे अपने को डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि 17 में जो लीज कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या है, वो लीज कॉन्ट्रैक्ट्स है एज पर 116। क्यों, डेफिनेशन अपने पास अलग है, डिफरेंट डेफिनेशन है, राइट। तो अगर ऐसे करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट ये करोगे तो पूरा जो तुम्हारे पास लीज कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे बुक्स में उसको पूरे को रीअसेस करोगे। अगर तुम नहीं करना चाहते हो और डायरेक्टली तुम जो है ना जो बैलेंसेस को एडजस्ट करना चाहते हो, फुल रेट्रोस्पेक्टिव मॉडिफाई अप्रोच है, तो डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना डेफिनेशन रीअसेस करने का, डेफिनेशन वाला बेस्ड ऑन डेफिनेशन उसका एग्जाम्पशन दिया है कि तुम अगर रीअसेस करना चाहते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तो रीअसेस कर सकते हो, वो भी पूरा का पूरा लीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट को करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो करना है तो पूरा लीज कॉन्ट्रैक्ट को करो, नहीं करना है तो मत करो, डायरेक्टली तुम फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मॉडिफाइड अप्रोच के बेसिस पे कर सकते हो। ये मेरा एक पहला चीज है। सेकेंड थिंग वुड बी, मेरा यहाँ पे समझो सर लेसर की बुक्स में क्या करेंगे, अभी अपन लेसी के बुक्स देख रहे थे, तो लेसर की बुक्स क्या करेंगे, तो लेसर की बुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि 17 एंड 116 इज सिमिलर। जो लेसर के बुक्स है ना वो 17 और 116 सिमिलर है। जो चेंजेस था लेसी के बुक्स में था वो लेसी के बुक्स को कैसे एडजस्ट करना है वो देख लिया हमने, ठीक है सर। ये ऑपरेटिंग लिस्ट का देखे थे ना हमने, याद है, हमने अभी तक जो भी देखा था वो ऑपरेटिंग लीज का देखा था। सर अगर फाइनेंस लीज होगा तो क्या करेंगे, तो फाइनेंस लीज का अपना 17 एंड 16 का सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस सिर्फ ऑपरेटिंग लीज में था क्योंकि इंडेस 17 में ऑपरेटिंग लीज में यहाँ पे जो है ना आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने के प्रोविजंस नहीं थे। तो 116 में हम क्या करते हैं, आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने का प्रोविजंस बनाते हैं, राइट। इंडेस 116 में अगर वो ऑपरेटिंग हो फाइनेंस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेसी अपने बुक्स में आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा एज पर 116। बट 17 में वैसा नहीं था। 17 में जो है ना, 17 में ऑपरेटिंग लीज के केस में कुछ अदर प्रोविजंस थे, आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करता था। उसी के लिए हम सिर्फ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग लीज का देखा था कैसा एडजस्टमेंट करना है। उसमें अपने 3 मेथड पढ़े थे, एक फुल रेट्रोस्पेक्टिव, मॉडिफाइड का अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2, ठीक है। तो वही एडजस्ट करेंगे। फाइनेंस लीज होगा अगर तो फाइनेंस लीज का सेम अकाउंटिंग है, उसका कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो दिस वाज अबाउट दी ट्रांजिशनल प्रोविजन, जहां पे देखो अगर इफ द लेसी हैज फाइनेंस लीज देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज एसेट एंड लीज लायबिलिटी शैल बी कैरिड फ्रॉम इंडिया 17 टू 116। कोई चीज नहीं है, जो 17 में चल रहा है सेम टू सेम हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू 116। In case of lesser का जो है ना, there is no significant changes from Index 17 to 116, therefore no transition in the books of lesser, ठीक है। इतना क्लियर है, एकदम सिंपल है। तो ट्रांजिशन प्रोविजंस भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान दे दो, जो मेथड है, ये क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 46 जो भी है वो एक बार देख के जाना, अगर क्वेश्चन में आ जाए, मतलब एग्जाम में आ जाए, तो तुम्हें समझ में आए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। आई वोंट से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मैं बोलूंगा कि देख के जाना एक बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में कंपैरेटिव ईयर को करना होता है, मॉडिफाइड अल्टरनेटिव 1 में थर्ड ईयर में एडजस्टमेंट करना होता है, फुल रिट्रोस्पेक्टिव और मॉडिफाइड में सिर्फ इतना फर्क है, स्टेप्स सारे सेम है, बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट चेंज कर देते हैं। फुल रिट्रोस्पेक्टिव में हम रेट यूज करते हैं ऑन द कमेंसमेंट डेट वाला, और मॉडिफाइड में हम रेट यूज करते हैं एज ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन, मतलब ट्रांजिशन प्रोविजन जो भी करते हैं, ट्रांजिशन होने के टाइम पे क्या अपना डेट है, जैसे 1 अप्रैल 2019 में जो भी रेट है वो यूज करते हैं। एंड मॉडिफाइड अप्रोच में अल्टरनेटिव 1 में हम सिर्फ थर्ड ईयर को एडजस्ट करते हैं, फुल रिट्रोस्पेक्टिव में हम 2 साल को करते हैं, दैट इज ईयर 2 एंड ईयर 3, ठीक है। ईयर 2 ईयर 3 इन द सेंस जो अपना कंपैरेटिव ईयर है, कंपैरेटिव ईयर को भी एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अपना थर्ड वाला जो है अल्टरनेटिव टू मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव में, उसमें सिंपल है, जो ट्रांजिशन डेट है 1 अप्रैल को ही कंप्यूट करो, लीज लायबिलिटी कितना है, 1 अप्रैल को ही अपना सेम आरओयू रहेगा, उसी के बेसिस में अपना अमोर्टाइजेशन टेबल और डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल बन जाएगा। ओके सर, तो दिस वाज अबाउट द ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ठीक है। एक और चीज है, एक और अपने पास है लीज डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी।
अब अगर लीजेस अगर फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट करते हैं, इन द सेंस फॉरेन करेंसी में अपना कॉन्ट्रैक्ट लीजेस का या फिर अपना जो क्या बोलते हैं फॉरेन कंट्री में लीज चल रहा है, तो फिर उस केस में उसका कैसा करना है वो देखेंगे। तो अपना नॉर्मली इंडेस 21 के हिसाब से जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन है, तो याद होगा तुम्हें, अगर याद होगा इंटर का 21 मैंने अभी तक करवाया नहीं, करवाऊंगा, बट जनरल अगर तुम्हें समझ में आएगा या जनरली तुम्हें याद है इंटर का, तो तुम क्या करते हो, मॉनेटरी एसेट देखते हो, नॉन मॉनेटरी एसेट देखते हो, राइट। मॉनेटरी एसेट एक देखते हो, नॉन मॉनेटरी एसेट देखते हो। अगर मॉनेटरी एसेट है तो एज ऑन द डेट, यानी क्या ईयर एंड के डेट से उसको रीवैल्यू करते हो, बराबर। मॉनेटरी एसेट यानी क्या, समझो डेटर्स है या फिर मेरे पास ट्रेड पेएबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये सारे क्या मॉनेटरी आइटम्स है। अगर ये मॉनेटरी आइटम्स है तो ईयर एंड में तुम क्या करते हो, ईयर एंड में तुम इसको रीवैल्यू कर देते हो, राइट। अगर कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट में एसेट है, हिस्टोरिकल एसेट इन द सेंस कोई एसेट है विच इज परचेज्ड पहले, बहुत पहले, विच इज नॉन मॉनेटरी एसेट, एक नॉन मॉनेटरी एसेट होता है। अब ये नॉन मॉनेटरी एसेट क्या है, ये एसेट्स लाइक पीपीई हुआ जो परचेस करके रखते हैं और अपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये रिवैल्यू नहीं होता है ईयर ऑन ईयर। तो ये जो है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही हम फॉलो करते हैं। तो अब इसमें इसमें अगर मैं देखूं तो मेरा नॉर्मली एंट्री क्या होता है, लीज लायबिलिटी टू आरओयू, सॉरी आरओयू टू लीज लायबिलिटी, बरोबर, राइट। तो मेरा ये जो लीज लायबिलिटी है, दिस इज नथिंग बट माय मॉनेटरी एसेट, ये मेरा मॉनेटरी एसेट है। और मेरा जो आरओयू है ना, आरओयू इज नथिंग बट माय नॉन मॉनेटरी एसेट। तो इंडेस 116 जो है वो क्या बोल रहा है, तुम क्या करो, जो लीज लायबिलिटी है उसको एवरी ईयर तुम्हें क्या करना होगा, रिवैल्यू करना होगा, जो भी डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस को तुम क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर लोगे। और आरओयू का सर, आरओयू तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएगा, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही कैरी करते रहो, समझा मैंने क्या बोला। तो ये अपना नॉर्मल एंट्री होता है। ये नॉर्मल एंट्री के केस में तुम क्या करोगे, लीज लायबिलिटी इज नथिंग बट माय मॉनेटरी एसेट, तो मॉनेटरी एसेट को तुम रिवैल्यू करोगे एवरी ईयर। एंड नॉन मॉनेटरी एसेट जो भी है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज आरओयू इज नॉन मॉनेटरी एसेट, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो देखो आ जाओ, इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस इफ इन केस अगर ICAI अगर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है तो ऐसा क्वेश्चन लेके आएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, आराम से तुम कंसेप्ट से समझ जाओगे। एंटिटी एक्स इज एन इंडियन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज है उसका फंक्शनल करेंसी। इट हैज टेकन अ प्लांट ऑन लीज फ्रॉम एंटिटी वाई फॉर 5 years to use the manufacturing process for which it has to pay annual rentals in arrear for USD of 10,000 every year, तो 10,000 USD डॉलर उसको पे करना होता है एवरी ईयर, 5 साल के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट है। ऑन द कमेंसमेंट डेट द एक्सचेंज रेट, कमेंसमेंट डेट में एक्सचेंज रेट है 68 का, द एवरेज रेट फॉर द ईयर वन का जो ईयर एंडेड में है 69 एंड एट द सॉरी एवरेज रेट 69 है एंड एट द एंड ऑफ ईयर वन द एक्सचेंज रेट वाज 70। तो यहाँ पे तुम्हें 3 रेट दिया है, एक तुम्हारा स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट कितना है तुम्हारा 68 है, फिर उसके बाद एवरेज रेट दिया है 69 और ईयर एंड वाला रेट दिया है विच इज 70। तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है ऑफ द एंटिटी इज 5%। हाउ एंटिटी एक्स विल मेजर आरओयू एंड लीज लायबिलिटी इनिशियली एंड एट द एंड ऑफ ईयर वन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 3 चीज याद रखना है यार, एक मॉनेटरी एसेट, तो बैलेंस शीट के आइटम्स को हम नॉर्मली मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में क्लासिफाई करते हैं, और नॉन मॉनेटरी एसेट, ये 2 चीजें कर देखते हैं। और एक होता है पीएनएल आइटम, पीएनएल आइटम को नॉर्मली हम स्पॉट रेट में कन्वर्ट, स्पॉट रेट इन द सेंस जो डेट में हम इनकर कर रहे हैं वो डेट में मतलब ट्रांसलेट करते हैं, अदरवाइज हम इसको एवरेज रेट यूज कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, एवरेज रेट। मॉनेटरी आइटम के लिए हम एट एंड ऑफ ईयर क्या जो भी है वो रेट यूज करेंगे, और नॉन मॉनेटरी के लिए हिस्टोरिकल चलता रहेगा, हिस्टोरिकली उसको जो रिकॉग्नाइज किया था वो चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे बोलूं तो मुझे $10,000 पे करना है, $10,000 फॉर एवरी ईयर, 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए तुम डिस्काउंट करोगे, तो फिर यहां पे कैसे डिस्काउंटिंग होगा, 5% फॉर 5 years, ये होगा PVAF, PVAF। ठीक है,
तो करो 1.05 1 2 सॉरी 1.05 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा अराउंड 10,000 इंटू 4.329, तो यहाँ पे आ जाएगा 43295, राइट। क्या आएगा 43295, दिस इज आर लीज लाइबिलिटी, राइट, दिस इज आर लीज लाइबिलिटी। अब ये लीज लाइबिलिटी डॉलर में कन्वर्ट करोगे, तो मैं लीज लाइबिलिटी जो भी कंप्यूट करोगे वो तुम करोगे बेस्ड ऑन दी यूएस करेंसी ओनली, ठीक है। तो हमारा जो है ना, पहले चीज हम इनिशियल मेजरमेंट के टाइम पे हम पहले लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे इन दी फॉरेन करेंसी और उसको कन्वर्ट कर लेंगे इन दी इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करेंगे, तो इंडियन करेंसी में हम स्पॉट रेट से कन्वर्ट करेंगे, तो स्पॉट रेट में कन्वर्ट करो विच वो स्पॉट रेट 1969 इंटू 69, तो मेरा अराउंड यहाँ पे मेरा लीज लाइबिलिटी कुछ आ जाएगा 2944400, राइट, इतना ही आएगा ना। अच्छा राउंडिंग ऑफ करके आ रहा है इनका, इनका देखो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके 43300 मेरा आ रहा है पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, और 68 के बेसिस में इन्होंने कन्वर्ट किया। जस्ट अ मिनट, मेरा स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट रेट 68 है, सॉरी स्पॉट रेट है 68, तो 68 के बेसिस में कन्वर्ट करो। समझ रहा है मैंने क्या किया, तो एक काम करते हैं, ये छोड़ो, हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन में, अपने सोल्यूशन में सॉल्व करते हैं, तो तुम्हें अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा। और अगर सरप्राइज देना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन करके जाओ। If leases are denominated in foreign currency, ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, हम डायरेक्टली सोल्यूशन कर सकते हैं क्या? पहले तुम कंप्यूट करोगे कंप्यूटेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी इन फॉरेन करेंसी, जो भी फॉरेन करेंसी है उसमें कंप्यूट करोगे। तो देखो सिंपल है अपना, यहाँ पे क्या आएगा, ईयर आ जाएगा, पेमेंट्स आएंगे, ईयर्स आएंगे, पेमेंट्स आएगा, फिर उसके बाद और क्या आएगा, और आ जाएगा अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवीएफ और अपना डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो ईयर अपना 1 2 3 4 एंड 5, पेमेंट्स कितना है, पेमेंट्स अपना $10,000 है, ये डॉलर में, पीवीएफ एट द रेट कितना 5% है ना, तो 5% के बेसिस में आ जाएगा 0.952 907 0.864 0.823 और आ जाएगा 0.784, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो अपने पास आ जाएगा 9520 9070 8640 8320 7840, ये अपना डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। तो अराउंड मेरा जो लीज लाइबिलिटी है वो आ जाएगा इतना 43,300। तो अगर लीज लाइबिलिटी को ऑन द स्पॉट डेट मैं कन्वर्ट कर लूँ तो कितना आएगा बताओ, ऑन द स्पॉट डेट $43,300, और मेरा स्पॉट रेट देख लो कितना है, स्पॉट रेट है यहाँ पे अराउंड देखो ऑन द कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट में मेरा जो है ना एक्सचेंज रेट है 68 का, तो 68 से कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 43,300 इंटू 48, सॉरी 68 ना, तो ये आ जाएगा ₹2,944,400, दिस वुड बी माई नॉर्मल लीज लाइबिलिटी।
अब इसको मैं रिकग्नाइज करूंगा, तो ROU एसेट अकाउंट डेबिट 294400 टू लीज लाइबिलिटी 294400। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट, दिस इज माय नॉन मॉनेटरी एसेट, क्योंकि ये एसेट बन गया विच इज कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा मॉनेटरी एसेट हुआ, राइट, ये मेरा मॉनेटरी एसेट हुआ। तो हम क्या करते हैं, मॉनेटरी एसेट को एट द ईयर एंड डेट में जो भी रेट रहेगा उसके बेसिस में कन्वर्ट कर लेंगे, और नॉन मॉनेटरी एसेट को हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही कैरी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा, समझो अमोर्टाइजेशन टेबल। अब ये अमोर्टाइजेशन टेबल में ईयर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का बताओ कैसा करना है, फिर पेमेंट, फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ईयर 1 का देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस अपना कितना है। अब यहाँ पे सर तुम्हारा डाउट आ सकता है, यहाँ पे तुम चेंज जो भी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे दैट वुड बी इन द डॉलर ओनली। तुम्हारा लीज लाइबिलिटी कंप्यूट होगा डॉलर में ही, और तुम्हारा जो अमोर्टाइजेशन टेबल है वो भी डॉलर में ही बनेगा, यानी कि फॉरेन करेंसी में ही। कन्वर्ट तुम लास्ट में करोगे, कन्वर्ट जो भी करेंगे वो लास्ट में करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 43300 था, राइट। इसके ऊपर 5% की रेट से इंटरेस्ट आ जाएगा, तो विच वुड बी 2165। पेमेंट मेरा 10,000 रहेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ बच जाएगा 43300 प्लस 2165 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा 35465। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, राइट। तो अब ये तो मेरा लीज लाइबिलिटी है ना, ये तो मेरा लीज लाइबिलिटी है। तो बताया मैंने कि लीज लाइबिलिटी कैसे कन्वर्ट करेंगे सर। लीज लाइबिलिटी मॉनेटरी आइटम है, तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो मेरा रेट रहेगा उसके रेट से हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर एट द रेट 70 रुपीज। कैसा 70, आ जाओ बताता हूँ। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, एट द एंड ऑफ ईयर 1 द एक्सचेंज रेट जो है, मेरा एक्सचेंज रेट इज 70। तो एट द ईयर एंड 1 70 है, तो 70 के से कन्वर्ट करूंगा। तो 70 से अगर कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा, सॉरी $35465 इंटू 70। अच्छा कितना आएगा, 70 से करूं मैं, तो मेरा लीज लाइबिलिटी आज के दिन 2482550 आएगा। बोलो यस सर, नो, इतना क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट थिंग अपना इंटरेस्ट है, नेक्स्ट थिंग वुड बी माय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बोलो तुम, इंटरेस्ट का वाला पार्ट बोलो कि सर इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी तो है, तो इंटरेस्ट कौन से रेट से कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंसेस आइटम, और एक्सपेंसेस आइटम को नॉर्मली वी कन्वर्ट इन द एवरेज रेट। तो अपने पास एवरेज रेट है, यस सर मेरे पास एवरेज रेट है, कितना है एवरेज रेट, विच इज अराउंड 69। तो देखो द एवरेज रेट इज कन्वर्टेड एट 69 नॉर्मली, तो एवरेज रेट 69 का बेसिस में कन्वर्ट होगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना है ये, $2165 इंटू 69, तो 2165 इंटू 69, सॉरी 2165 इंटू 69, तो ये आ जाएगा अराउंड ₹149,385। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट थिंग पेमेंट सर, पेमेंट भी तो है, ये वाले पे, यहाँ पे पेमेंट भी है ना। पेमेंट्स तो हम जो डेट में कर रहे हैं उसी डेट का पेमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा रेट कितना है 70। तो पेमेंट्स मेरा कितना हो रहा है, पेमेंट्स मेरा $10,000 हो रहा है, और मेरा एंड ऑफ द डेट में यानी एंड ऑफ द ईयर में मेरा जो रेट है वो 70 है। तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट पेमेंट इज ऑफ 7 लाख रुपीज, 7 लाख। बस ये सब को इंक्लूड करके मुझे रीवैल्यू करना है मेरा लीज लाइबिलिटी को। तो लीज लाइबिलिटी को रीवैल्यू कैसे करेंगे,
रिवैल्यूएशन ऑफ लीज लायबिलिटी। अच्छा सर, लीज लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कैसा होगा? तो यहाँ पे देखो, इनिशियली मैंने लीज लायबिलिटी कितना रिकॉग्नाइज किया था? इनिशियली मेरा लीज लायबिलिटी था एट कमेंसमेंट डेट, मेरा था 29 कितना था 29,444,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर। नेक्स्ट थिंग हमने क्या किया सर, आज के दिन का मेरा लीज लायबिलिटी कंप्यूट किया। तो आज के दिन का मेरा लीज लायबिलिटी है इतना, आज के दिन का इतना है। ओके, हमने इतना इंटरेस्ट चढ़ाया है और इतना पेमेंट किया है। तो इंटरेस्ट चढ़ाओगे तो इनिशियली इसमें ही करोगे ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट चढ़ा दो। इंटरेस्ट कितना है 149,385, और तुमने पेमेंट कितना किया? पेमेंट किया 7 लाख का, तो 7 लाख का तुम लेस कर दो, तो कितना आएगा बताओ? 29,444,000 प्लस 149,385 माइनस 7 लाख। तो आज के दिन बेस्ड ऑन माई दी इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है उसके बेसिस में अगर देखोगे तो मेरा लीज लायबिलिटी कितना था 239,387,85, बट ड्यू टू रिवैल्यूएशन मेरा लीज लायबिलिटी कितना हुआ है 24,82,550, बरोबर ना? ड्यू टू मेरा जो रिवैल्यूएशन ये हुआ है 24,82,555, तो जो भी डिफरेंस है लीज लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट है, क्या है 31 मार्च दिया है क्या डेट? नहीं दिया है, ऐसा लिखता हूं एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर कन्वर्शन। तो ये आ रहा है कुछ अराउंड 24,82,550, 24,82,550। जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 24,82,550 माइनस 239,387,85, तो कितना है 24,82,550। तो अराउंड यहाँ पे डिफरेंस है ₹8,8,765। दिस इज नथिंग बट एक्सचेंज गेन या लॉस है, अपना लाइबिलिटी है, लीज लाइबिलिटी है, लीज लाइबिलिटी है और अपना को पेमेंट जितना करना है ये पेमेंट करने का है, एंड दिस इज एक्चुअली अपना जो पहले था लाइबिलिटी, तो विच इज लॉस, एक्सचेंज लॉस है ये, ट्रांसफर टू पीएनएल। सिंपल, ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में। क्या किया सर, बहुत जंबल हो गया, कुछ नहीं, आराम से समझो, फिर से समझाता हूँ, सुन लो। क्या हुआ है, अपना अगर फॉरेन करेंसी में लीजेस डिटरमाइन हो गए तो उस केस में उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो देख रहे थे हम। तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले तुम लीज लायबिलिटी कंप्यूट कर लो इन योर फॉरेन करेंसी, राइट? तुमने फॉरेन करेंसी में तुम्हारा लीज लायबिलिटी कंप्यूट कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लो एट द एक्सचेंज रेट, मतलब एट द स्पॉट का एक्सचेंज रेट, मतलब कमेंसमेंट डेट में जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा उसके बेसिस में कन्वर्जन कर लो। कर लिया सर? कन्वर्जन डेट का, कमेंसमेंट डेट का जो कन्वर्जन रेट है उसके बेसिस में कन्वर्ट कर लिया, यस कर लिया। तो मेरा लीज लायबिलिटी कितना है, मेरा लीज लायबिलिटी आया सर इतना, बट ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है इसके बेसिस में तुम ये नहीं रिकग्नाइज कर सकते हो, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रिकग्नाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दिस इज कन्वर्टेड, अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यूएस डॉलर में है, तो हमारा लीज लायबिलिटी शेड्यूल जो भी है वो बनेगा ऑन दी ओरिजिनल वाला, मतलब ओरिजिनल जो यूएस डॉलर्स में है उसी में अपना ये लीज लायबिलिटी बनेगा। तो लीज लायबिलिटी का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैंने बनाया किसमें, अपना ओरिजिनल में ही, और उसके बेसिस में मैंने सारे जो पेमेंट्स है उसको कन्वर्ट कर लिया। अब इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है, इंटरेस्ट कन्वर्ट होगा एट दी एक्सचेंज रेट विच इज एवरेज एक्सचेंज रेट। फिर उसके बाद पेमेंट जो है वो जो डेट में हम पेमेंट करेंगे, एट द एंड पेमेंट कर रहे हैं तो एट द एंड का जो भी रेट है उसके बेसिस में कन्वर्ट करेंगे, एंड क्लोजिंग बैलेंस को भी हम कन्वर्ट करेंगे एक्सचेंज रेट विच इज एट द एंड ऑफ द डेट। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर लिया सारे को, मैंने इंटरेस्ट कन्वर्ट कर लिया एवरेज में, मैंने जो अपना जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको कन्वर्ट कर लिया, और मेरा पेमेंट्स को भी कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करूंगा, इनिशियली मेरा इंडियन करेंसी में लीज लायबिलिटी था, यस सर मेरा था, यहाँ पे इतना था, इसमें इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट ऐड कर लूंगा और माइनस कर दूंगा जो भी पेमेंट्स है।
तो वो कैसे करेंगे सर? तो देखो यहाँ पे मेरा एट द कमेंसमेंट डेट इतना था, इंटरेस्ट ऐड कर लिया और पेमेंट लेस कर दिया, तो इसमें मुझे मिल गया लीज लायबिलिटी 23,93,785। अगर मेरे इंडियन करेंसी में होता बेस्ड ऑन द कमेंसमेंट डेट तो इतना होना चाहिए, बट मेरा लीज लायबिलिटी कितना हुआ आज के दिन? आज के दिन मेरा लीज लायबिलिटी है इतना, क्यों? ड्यू टू फॉरेन करेंसी। तो इन दोनों का डिफरेंस हम पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे। बस दिस इज हाउ इट वुड बी डन, एकदम सिंपल है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यू कैन रीच मी आउट।